नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास के अगले भाग में। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको इतिहास के दो प्रमुख चरण प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इसकी जानकारी दोस्तों आपको हम दे चुके हैं। अब प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे जो कि पूरा अभी करवाए नहीं हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो इसको भी दोस्तों हम धीरे धीरे अब करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत जल्द हम प्राचीन भारत से और आधुनिक भारत से प्रमुख क्वेश्चंस जो कि पैरामेडिकल में पूछे गए हैं, बीएड में पूछे गए हैं और डीएलएड भी हम अब शामिल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डीएलएड के लिए भी हमसे बोल रहे हैं कि इसे भी आप करवाइए। तो दोस्तों आपको जीके जीएस में आपको दो प्रमुख, एक आधुनिक इतिहास और दूसरा है भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, ये दो पार्ट से जीके में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है। इसके अलावा क्वेश्चंस रहता है दोस्तों करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स की क्लासेज आपको अजीत सर दे ही रहे हैं। इतिहास का दोस्तों हमने दो पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, तीसरा पार्ट आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो अगर इतिहास में आधुनिक भारत की चर्चा की जाए तो सबसे पहले बात होता है कि आधुनिक भारत आखिर ये चरण शुरुआत कहाँ से होता है, यानी कि प्राचीन भारत, इसके बाद मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत, ये तीन क्रम में भारतीय इतिहास का विवरण दिया गया है, जिसमें हमने ये दो बता चुके। आखिर ये अध्याय शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से हमें आपको जानकारी मिलती है कि ये जो है हम आधुनिक इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो उत्थानों की बात करते हैं, मतलब जब लोग प्रारंभिक विकास में थे। प्रारंभिक विकास का मतलब जैसे कि वो नए नए खोज सीख रहे थे उस समय, जैसे आग की खोज, पहिए की खोज, इसके अलावा दोस्तों कृषि और नए नए धातु की खोज। तो आधुनिक भारत में अगर हम शुरुआत की बात करें तो सबसे पहला समय आता है दोस्तों, ये मार्कर को क्या हो गया है, चल तो रहा है, चल फिर क्यों नहीं रहा है। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों हुई थी 1707 में। सबसे अंतिम मुगल शासक हम बोल सकते हैं जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत बनाए रखा, यानी मुगल साम्राज्य इसके शासनकाल तक मजबूत था। इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया और तब तक अंग्रेज भारत पे आगमन कर चुके थे। भारत अंग्रेज आ चुके थे, जिसमें हमने हॉकिंस का नाम सुना था, सर थॉमस रॉक का नाम सुना था, इन सभी का नाम सुना जो कि भारत आ चुके थे। तो दोस्तों जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब वे इन भारतीय लोगों को अपना गुलाम बना सकते हैं, इन भारतीय लोगों पे वो राज कर सकते हैं। तो उन्होंने नीति क्या बनाई, व्यापार। उन्होंने बोला कि सर हम तो आपके यहाँ व्यापार करने आए हैं, आप तो इतना अच्छा मसाला बनाते हैं, हमें बेचो, हम आपको धन देंगे। धीरे धीरे ये लोग, चूँकि उस समय आधुनिक भारत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आधुनिक अस्त्रों का प्रयोग होने लगा था। तो आधुनिक जितने वेपन थे, इंग्लिश में अस्त्र को वेपन बोलते हैं, वेपन मतलब जो जैसे कि नए नए हथियार बोलते हैं, बंदूक, गोला बारूद, तोप, इन अस्त्रों का प्रयोग करने के कारण भारतीय इतिहास के उस प्रमुख चरण को आधुनिक भारत बोला गया। और अंग्रेज इसीलिए भारत पे राज कर पाए, एक मुट्ठी भर लोग इसलिए राज कर पाए क्योंकि इनके पास वैसे अस्त्र शस्त्र और वैज्ञानिक उपकरण थे जो कि उस समय भारतीय लोगों के पास नहीं था। भारतीय लोग वही तीर, धनुष, गोला बारूद, जो छोटे छोटे अस्त्र होते हैं, इनके दम पे थे। पता चल रहा था क्या कि एक अंग्रेज यहीं से खड़ा होकर अंधाधुन गोली चला रहा है और हम तीर धनुष चला रहे हैं। तो
हम तो हिम्मत है, हम लड़े भी हमेशा, और यही कारण था कि अंग्रेज को भगाए भी। लेकिन अंग्रेज शुरुआत में तो उनको भारतीयों को समझने में दिक्कत हो गई कि अंग्रेज जो है भाई चाहते क्या है। उनको लग रहा था कि ये तो सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज का मकसद पता चला तो फिर भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, क्रांतियाँ हुई बहुत सारी, वो हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो आधुनिक भारत के प्रमुख चरण की बात करें तो वो होता है दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजों का भारत पे शासन मजबूत होना। अंग्रेजों का भारत पे शासन मजबूत होना। तो हम अब इससे पहले कि अंग्रेज कब आए, कहाँ गए, हम यूरोप के सभी लोगों का एक एक करके आगमन हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम भारत में यूरोपीय निवासियों के आगमन की बात करें तो सबसे पहले हम पुर्तगालियों की बात करते हैं। सन 1498 में आपको एक देश है यूरोप में, वो है पुर्तगाल। यूरोप में एक देश है पुर्तगाल जिसका एक निवासी था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दोस्तों एक समुद्री यात्री था जो कि प्रमुख देशों की खोज पे निकला था। उसे यह नहीं मालूम था कि यह किस ओर जा रहा है, भारत किधर है, भारत में वो पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, उसे ये नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वह एक समुद्री यात्री है और वह किसी नए देश की खोज पे जा रहा है। उस समय जो है आपको क्या कहते हैं, यूरोपीय अलग अलग देशों के खोज पे इसलिए निकलते थे क्योंकि वो आधुनिक जो विकास हो रहा था जिसमें उन लोगों की उत्सुकता बढ़ रही थी कि दुनिया कितनी बड़ी है। आप लोग जब पढ़ते हैं कोलंबस के बारे में, जिसने अमेरिका की खोज की, तो वो लोग क्या करते थे कि समुद्र को नापने चलते थे कि समुद्र कितना बड़ा है। वो सब मतलब एक तरीके से उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब लेने के लिए वो वास्तविक तौर पर देखने के लिए वो समुद्र यात्रा करते थे। इसी क्रम में एक पुर्तगाल निवासी था जिसका क्या कहते हैं नाम वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा सन 1498 में भारत के पश्चिमी तट है केरल का एक कालीकट, वहाँ पे वो पहुँचा। कहाँ पहुँचा? केरल के पश्चिमी तट पे। तो भारत का पश्चिमी तट ये है तुम्हारा पश्चिमी तट। इस जगह पर एक भाग है वो है कालीकट, वो है कालीकट। यहाँ उस समय हिंदू राजा जमेरीन था। बहुत सारे बुक में इसका नाम का जिक्र है, बहुत सारे बुक में नाम का जिक्र नहीं है। तो जब वास्को डी गामा आया था तभी भारतीय मतलब वो एक नए देश की निवासी, कुछ देखने में अलग, रंग रूप अलग, वेशभूषा अलग, तो वे सभी आश्चर्यचकित थे, वंडर फील कर रहे थे। तो हिंदू राजा जमेरीन भी आया और बोला कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? तो वो लोग बोला कि हम समुद्री निवासी हैं, हम पुर्तगाल निवासी हैं, हम समुद्री यात्री हैं और हम नए नए खोज पे निकले हुए हैं। तब हिंदू राजा जमेरीन इसका स्वागत करता है, इसका वेलकम करता है और उनको खान पान देता है। भारतीय खाना इसे बहुत पसंद आता है और उसका वो राज जानना चाहता है। जब वो राज जानना चाहता है तब उसे पता चलता है मसालों के बारे में, और तब वो बहुत सारे मसालों को समुद्री जहाज में भर भर के ले गया अपने देश। वहाँ वो इसे बहुत ही ज़्यादा दामों में बेचा। क्योंकि भारतीय मसाले आज भी उत्कृष्ट होते हैं, यानी एक तरीके से कहा जाए तो क्वालिटी से नो समझौता, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होता है भारतीय मसालों का। तो ये जो भारतीय मसालों का जब पता चला तो वो लेके चले गए। फिर वो इसी व्यापार को करने के लिए दोबारा आया भारत, और इस बार अपने साथ बहुत सारे पुर्तगाल निवासियों को लेके आया क्योंकि उसे ये मसाले के जो व्यापार थे उसमें इंटरेस्ट आ गया। सन 1503 में वो फिर पहुंचा केरल और वहाँ पे कोचीन में वो एक नया फैक्ट्री लगाया और इस फैक्ट्री का नाम रख दिया पुर्तगाली। चूँकि हम लोग ईस्ट इंडिया बोलते हैं, जैसे अंग्रेज के लिए डेनिश ईस्ट इंडिया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, अंग्रेज के लिए ईस्ट इंडिया बोलते हैं। तो वो जो पुर्तगाली कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी उन्होंने 1503 में कोचिंग में स्थापित की। इस बोर्ड को दोस्तों आप VVI मानिएगा। ये सारे क्वेश्चंस में कम से कम ये पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये तीन नाम बीएड में, डीएलएड में और आपको पैरामेडिकल में बहुत बार पूछे गए हैं कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी भारत में जब स्थापित की गई थी वो वर्ष कौन सा था? तो दोस्तों वो वर्ष था 1664। यानी कि जब हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में आगमन बात करते हैं,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम भारत में आगमन की बात करते हैं तो वो है 1664, और सूरत में, गुजरात के सूरत में इन्होंने सबसे पहला अपना जो कारखाना स्थापित किया, कब? 1668। ये पूछा गया क्वेश्चंस है, जो बीएड कर रहे हैं उन्हें आपको पता होगा, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, इसे याद रखिएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और सबसे पहला फैक्ट्री सूरत गुजरात में 1668 में उन्होंने लगाया था। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, और ये जब चले थे ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद, तो ये 1611 में आपको भारत के आंध्र प्रदेश में मुसल्लीपट्टनम पड़ता है, वहाँ पे राजा क्या कहते हैं आपको, जहांगीर की आज्ञा के बाद मुसल्लीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित किया, कब? 1611 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप बोल सकते हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी। पहला कंपनी 1611 में इसका मुसल्लीपट्टनम में हुआ था। डच का 1602 में ये लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। 1605 में मुसल्लीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ये अपना पहला फैक्ट्री बनाते हैं। इसी तरह डेनिश 1616, और ये तंजौर के ट्रावनकोर 1620 में ये चलते हैं 1616 में। अब होता क्या है सर, जब पुर्तगाली आए और भारत के बारे में जब वो कुछ बोले तो बहुत सारे जो पश्चिमी देश थे इनके बीच में हल्ला मच गया कि अरे भारत में तो इतना पैसा है, होर लग गया, विदेशियों का भारत में आगमन होर लग गया। सब भारत में आए लूटने के लिए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। अंग्रेज और फ्रांसीसी चूँकि मजबूत थे, शक्तिशाली थे सैनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से, इसीलिए वे भारत पे लंबे समय तक रहे। फ्रांसीसी को तो अंग्रेज ने लास्ट में, ये सभी तो बस आए और गए, पुर्तगाली, डेनिश, डच ये सभी आए और गए, इसीलिए हमने बोला अंग्रेज और फ्रांसीसी का नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जब पुर्तगाली की बात करते हैं दोस्तों, तो जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल गया और सारी बातें बताएं कि भारत कितना रिच है कल्चर वाइज, धन दौलत वाइज, तो वहाँ से 1500 ईस्वी में फिर से बहुत सारे पुर्तगाली आए। 1502 में वास्को डी गामा पुनः आया, क्योंकि उसके मसाले सारे ख़त्म हो चुके थे। 1505 में आपको आता है अल्बुकर्क, एक पुर्तगाली। अब इसके बाद राजा ने भेजा एक पुर्तगाली राजनीतिक। इसी तरह दोस्तों अंग्रेज में भी था दोस्तों। जब अंग्रेज़ों की हम बात करते हैं तो आपको हम पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में की थी, और वो हॉकिंस के साथ भेज दिया। कहाँ? भारत। तब जहांगीर ने उसे वहाँ क्या कहते हैं, भारत में जो है वही मुसल्लीपट्टनम में 1611 में कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी थी दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में फिर से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट सवालों की बात करें जो आज के क्वेश्चंस में है, वो होता है दोस्तों आधुनिक भारत के प्रमुख चरण। इसको आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ क्वेश्चंस भी आप साथ ही करेंगे। हम ये वाला जो आधुनिक भारत है, इसमें दोस्तों हम क्वेश्चंस आंसर साथ में ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आंसर के लिए दोस्तों हम इसी वीडियो को कट करके हम दूसरे वीडियो में लाएंगे, सेम टू सेम हम बस पॉइंट वाइज करेंगे। जैसे कि आधुनिक भारत का ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 1.1 में आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे।